हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गई हूँ होम साइंस का। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं होम साइंस का पार्ट 1 करवा दी हूँ। अगर आप नहीं देखें इसका पार्ट 1 तो मेरे चैनल से जुड़कर आप लर्न विद रूबी खान के साथ जुड़कर आप उसको देख सकते हैं। इसका मैंने होम साइंस का पार्ट 1 करा दिया है, चैप्टर 2 करा दिया है। इसी चैप्टर का मैं आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जल्द लेकर आऊंगी। तो इसका पार्ट 2 है पुरुष, महिला एवं प्रजनन तंत्र का। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे महिला प्रजनन तंत्र टॉपिक, जिसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे कि महिला प्रजनन तंत्र आखिर क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जिससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपको प्रॉपर जो आसान भाषा में मेरा उद्देश्य है कि समझाने का वो आपको समझ में आए। बच्चों, महिला प्रजनन तंत्र के अंग के बारे में जान लेते हैं कि महिला प्रजनन तंत्र का जो अंग है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अंग इसके हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला अंग होता है वो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, चौथा मासिक धर्म, 5 है निषेचन और छठा है गर्भावस्था। इन सभी पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो जहां से भी पूछे छूटे ना। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं यहाँ पे। हम पहले अंडाशय की बात कर लेते हैं कि अंडाशय का क्या कार्य होता है। तो ये जो महिला प्रजनन अंग है इसमें अंडाशय बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो अंडाशय का क्या काम होता है कि ये जो महिला होती है, महिला में 2 अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। जैसे कि एक इधर आप देख रहे हैं और एक इधर देख रहे हैं, ये है फेलोपियन ट्यूब, इसे अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, और ये है अंडाशय नीचे जो 2 टाइप का होता है। तो 2 अंडाशय पाए जाते हैं। यहाँ अंडाणु को मतलब इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो यहाँ अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और दूसरा क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी किसे कहते हैं? तो अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है? इसमें अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाता है। यानी कि जो अंडाणु बना है, अंडाशय में जो अंडाणु बना है उस अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अंडवाहिनी करती है। ठीक है, ये जो आप ट्यूब टाइप का देख रहे हैं इस तरह से जो पकड़ रखा है, इसी के माध्यम से ये जो गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है अंडाणु को। ये देख रहे हैं, ये सब अंडवाहिनी है। इसी के माध्यम से, इन दोनों ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर गर्भाशय में अंडाणु को पहुंचाया जाता है। ठीक है, यही इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम इसे समझ लेते हैं, मतलब अब अगला भाग समझ लेते हैं गर्भाशय क्या होता है। तो गर्भाशय को साधारण भाषा में, जैसे गांव घर में भी लोग कहते हैं ना, कि इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। गर्भाशय को क्या कहा जाता है? बच्चेदानी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा का विकास होता है, बच्चा पनपता है। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यहाँ शिशु का विकास होता है। किसका विकास होता है? शिशु का विकास होता है। जो महिला है, जो पुरुष प्रजनन अंग है, वो पुरुष प्रजनन अंग में हम एक लिंग की बात कर रहे थे। लिंग के माध्यम से एक वीर्य पदार्थ निकलता है। उस वीर्य पदार्थ में शुक्राणु होता है। उस शुक्राणु जब पुरुष का जो लिंग है वो महिला के योनि से संपर्क करता है तो उससे क्या होता है? एक वीर्य पदार्थ छूटता है जिसमें शुक्राणु होता है। और उस शुक्राणु का क्या कार्य होता है? वो अंडाणु के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो छूटता है महिला के योनि में, तो वो किसको और आकर्षित होता है? अंडाशय की ओर। जो महिला के अंडाणु होता है उसकी ओर आकर्षित होता है। और उसकी ओर आकर्षित होने के माध्यम से वो कहाँ बनता है? वो जब अंडाणु के साथ संपर्क बना लेता है तो संपर्क बनने के साथ ये जो अंडवाहिनी की कोशिका है, ये इसके माध्यम से ये गर्भाशय में चला जाता है। और गर्भाशय में जाने के बाद यहाँ पे बच्चे का विकास होता है। किसका विकास होता है बच्चों? बच्चे का विकास होता है, शिशु का विकास होता है। यहीं पे बच्चा रहता है। ठीक है, फिर आगे हम चल लेते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा का क्या कार्य है?
ये गर्भाशय का निचला भाग है। ये जो गर्भाशय है ना, इसका निचला भाग को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। जहाँ से जब बच्चे का जन्म का विकास पूरा हो जाता है 9 महीने का, तो उसके माध्यम से, यहाँ के माध्यम से बच्चा बच्चा निकलता है। ठीक है, ये बच्चे का गर्भाशय का ग्रीवा भाग है। इसी के माध्यम से बच्चा यहाँ से जब अपना विकास पूरा कर लेता है, 9 महीने का चक्र पूरा कर लेता है, तो इसके माध्यम से, योनि के माध्यम से निकलकर बच्चे का जन्म होता है। इसका अगला भाग है मासिक धर्म। महिला का जो प्रजनन अंग है, उसका अगला भाग है मासिक धर्म। मासिक धर्म का क्या कार्य होता है, क्योंकि ये हर महिला में होता है, तो मासिक धर्म का क्या कार्य होता है, महिलाओं में हर महीने रक्त स्राव होता है। रक्त स्राव मतलब रक्त का निकलना, महिला के योनि से रक्त का निकलना, हर महीने ये कार्य मतलब प्रक्रिया होती है। जितनी भी महिलाएं हैं, तो हर महिलाओं में महीने में रक्तस्राव होता है। इससे मासिक धर्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः 28 दिनों का चक्र पूरा करता है, यानी कि हर महीने होता है। हर महीने में 1 हफ्ते या कभी 3 दिन या कभी 1 हफ्ता भी ले लेता है। ठीक है, और ये हर महिला में होना जरूरी है, क्योंकि इसी से कहते हैं ना, जब महिला का मतलब शादी ब्याह होता है, तो इसी के माध्यम से, जब मगर मासिक धर्म भी नहीं होगा, तो वो महिला का मतलब महिला ही नहीं है एक तरह से। तो इसी के माध्यम से एक महिला महिला कहलाती है। और यही जब होता है, तो इसी के जब किसी लड़का या लड़की का, जब महिला या पुरुष का शादी विवाह होता है, तो इसके माध्यम से जब दोनों संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, उन्हें अपनी जैसी एक प्रजाति का जन्म होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है हर महिला में होना। अब हम महिला प्रजनन के अगले अंग की बात कर लेते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या प्रक्रिया, मेन प्रक्रिया निषेचन ही होता है। तो निषेचन क्या होता है, जब शुक्राणु शुक्राणु तो हमको पता चल गया क्या होता है, जो पुरुष प्रजनन अंग से प्राप्त होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु, अंडाणु क्या होता है, जो महिला के अंडाशय से प्राप्त होता है, अंडाणु मिलते हैं, जब पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों जब संपर्क, जब जब पुरुष और स्त्री जब रिलेशन बनाते हैं आपस में, या संबंध बनाते हैं, तो जब वो संपर्क करते हैं, तो दोनों के माध्यम से उनका पुरुष का जो होता है वो होता है क्या, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसे हम निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इससे युग्मनजम, युग्मज यानी कि जायगोट बनता है। युग्मज यानी कि जायगोट बनता है। ठीक है, इससे ही बच्चे का मेन विकास होता है, यानी कि इससे ही बच्चे का भ्रूण पड़ता है किसी भी महिला के गर्भाशय में। ठीक है, तो आगे अगला इसका भाग है गर्भावस्था। गर्भावस्था किसे कहते हैं, गर्भावस्था को इंग्लिश में प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसी को हम यानी कि गर्भावस्था स्टेज कहते हैं। तो गर्भावस्था क्या होता है बच्चों, हमने निषेचन जान लिया कि जो पुरुष का जो अंडाणु शुक्राणु होता है और महिला का अंडाणु दोनों संपर्क में आते हैं, तो उससे क्या होता है, एक भ्रूण बनता है। भ्रूण यानी कि एक शिशु बनता है। तो उसके निषेचन, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित होता है। तो भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है, गर्भाशय में। ये देख लो, ये है महिला का अंग, और इसमें जो होता है, मैं बताई ना, ये अंडाणु है। इसी के माध्यम से जो अंडवाहिका होती है, वो यहाँ से अंडाणु को ले जाती है, और यहाँ पर वो गर्भाशय में एक बच्चे का विकास होता है, शिशु का विकास होता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, यहीं पे बच्चा बड़ा होता है। मतलब जब तक उसका 9 महीने का चक्र पूरा नहीं होता, वो तब तक इसी गर्भावस्था में रहता है।
और अपना पाला मतलब अपना पोषण प्राप्त करता रहता है इसी गर्भाशय में रहकर। और इसी के माध्यम से जब इसका 9 महीना का चक्र पूरा होता है तो ग्रीवा के माध्यम से, गर्भाशय के ग्रीवा के माध्यम से, ये जो योनि है महिला का योनि, इस योनि के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। तो लगभग कितना दिन लगता है किसी भी बच्चे को जन्म लेने में? तो 9 महीना। किसी भी कोई भी शिशु है तो उसको जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी जो हम पूरा चैप्टर पढ़े हैं, तो इसका जो पढ़ने का मेन पॉइंट क्या निकला, हमने इसमें क्या जाना? तो इसमें हमने जाना कि जो पुरुष जनन है, पुरुष जनन कोशिका है, उससे क्या बनता है बच्चों? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और महिला जनन जो कोशिका है, उससे क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और निषेचन अंडवाहिनी में होता है। तो इन दोनों के परिक्रिया के संपर्क जो इन दोनों का होता है, अंडाणु और शुक्राणु का, इसको हम निषेचन परिक्रिया कहते हैं। और ये निषेचन परिक्रिया कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। हमने पढ़ा है ना, महिला का देखें चित्र, उसमें कहाँ पर होता है? गर्भाशय। आपको एक एक पॉइंट में समझा दी हूँ। और ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैं बच्चों आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कि परिवार नियोजन कैसे होता है। परिवार नियोजन क्योंकि महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्योंकि हम जितना भी हो सके हम बच्चे को पैदा करते रहे, जन्म देते रहेंगे तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं? ऑलरेडी भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 147 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इस तरह से जो बच्चे का विकास होता रहेगा, बच्चे का जन्म होता रहेगा, तो लगेगा एक एक घर में 11-11 टीम है, 6-6 टीम है। तो इस तरह से जब टीम बनाओगे भाई, तो देश कहाँ जाएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और फिर कहते हो कि हम तो गरीब है, गरीब है, गरीब है, हमको रोजगार नहीं मिलता। सरकार इतनी जनसंख्या को कहाँ से ला के रोजगार देगी? तो हमको क्या करना है? हम दो और हमारे दो, यानी कि कंट्रोल करना है, बच्चे को कंट्रोल करना है कि उसको समझ बूझ कर हमको जन्म देना है। क्योंकि क्योंकि उसकी परवरिश इस समय जितना महंगाई का दौर है, उसकी परवरिश करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत खर्चा उठेगा। एक बच्चे की परवरिश करते हैं तो बहुत खर्चा उठता है, प्लस मेहनत। तो सोच समझ के कि परिवार नियोजन कैसे करना है, बच्चे को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे का जितना हो सके हम दो से ज्यादा ना करें, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको जानने को मिला, समझने को मिला कि आखिर क्या क्या, किस माध्यम से, किस प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो किस माध्यम से गुजरना पड़ता है उसको। तो इस चैप्टर में हम अच्छे से जान लिए हैं। इसका अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, उसमें हम जानेंगे कि ये जो जनसंख्या है, बच्चा जितने भी आबादी बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकता है एक मेल और फीमेल मिलकर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करा करो, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ भाई। कम से कम लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जिससे मेरा चैनल भी ग्रो होगा। क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो पढ़ाती ही हूँ स्कूल में। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए मैं बना कर लेकर आई हूँ, कि जिससे आप लोगों की पढ़ाई ना रुके। तो जितना हो सके इस चैनल को अपना प्यार दो, जितना बच्चे हो सके जुड़ो इससे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला टॉपिक है बच्चों परिवार नियोजन। इसी में अगला टॉपिक है परिवार नियोजन कैसे करना। जो हमने पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ लिया, हमने उसके सभी पार्ट्स पढ़ लिए, स्त्री प्रजनन तंत्र पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए, दोनों में फर्क जान लिया, दोनों को किस तरह से मतलब एक एक पॉइंट समझा दिया मैंने। इसके बाद अगला टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में बच्चों हम पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन आखिर है क्या। तो परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन क्या है हम जान लेते हैं। परिवार नियोजन का अर्थ है पति पत्नी द्वारा बच्चों की संख्या उनके जन्म के समय का
सही निर्णय लेना। यानी कि जो पति पत्नी है, जब वो अपने बच्चे का, यानी कि अपने जैसे एक बच्चे को जन्म लेना, मतलब जन्म देना चाहते हैं, तो उनकी संख्या कैसे कंट्रोल की जा सके। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे चार नहीं होने चाहिए, हम दो हमारे 11 नहीं होने चाहिए। टीम नहीं बनाना है, जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, बल्कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करना है, उसी को हम परिवार नियोजन कहते हैं। एक बच्चे का जन्म हो गया, उसके कितने अंतराल बाद हम दूसरे बच्चे का जन्म देते हैं। तो इस तरह का इसी को जानना, इसी को समझना, इसी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसी को परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, इससे परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहता है। इससे क्या होता है, परिवार स्वस्थ रहता है, खुशहाल रहता है। छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन का उद्देश्य यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। सबसे मेन उद्देश्य क्या है? जो जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे पहले तो भारत की जो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है ऑटोमेटिक, लगभग 147 करोड़ हो गई है वर्तमान में। तो इतनी जनसंख्या, यानी कि चीन था प्रथम स्थान पर, जो चीन को भी छोड़कर ये प्रथम स्थान पर आ गया है अपना भारत। तो इतनी जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को ना, तो किसी को, मतलब परिवार को, जो परिवार में जो पति पत्नी, उनको ही तो ये डिसीजन लेना होगा ना, कैसे बच्चे को कंट्रोल करना है, जनसंख्या कंट्रोल करना है। तो परिवार नियोजन का पहला उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना। दूसरा, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इससे क्या होगा कि माँ और बच्चे दोनों क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तीसरा उद्देश्य, बच्चों का अच्छा पालन पोषण और शिक्षा देना। जिस बच्चे को हम जन्म दे रहे हैं, उसका अच्छे से पालन पोषण करना, ठीक है, उसको हर फैसिलिटी प्रदान करना, तथा सबसे मेन जो जरूरी है, उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ये उद्देश्य है परिवार नियोजन का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करना। क्योंकि हर घर हम देखते हैं कि बच्चे तो एक नहीं, दो नहीं, चार पांच होते हैं, छह छह, किसी किसी घर में तो 11 11 टीमें होती हैं। उससे क्या होता है, घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिससे, क्योंकि कमाने वाला दो व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, खिला खाने वाले चार होते हैं, छह होते हैं, 10 होते हैं। इससे क्या होगा कि घर का जो बजट है वो बिगड़ता है, और हम गरीब से गरीब हालात में चले जाते हैं, बदतर से बदतर स्थिति हम लोगों की हो जाती है। इसलिए सबसे मेन उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि ये घर की स्थिति को मेंटेनेंस करने में सबसे बड़ा अहम योगदान रहता है। तो बच्चों, हम परिवार नियोजन में मेन टॉपिक पढ़ेंगे अस्थायी साधन क्या होता है। अस्थायी साधन में हम जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर परिवार में सिर्फ दो, हम दो हमारे दो वाला नियम फॉलो किया जा सकता है। तो उस तरह से हम अस्थायी साधन में, पहला तो हम देख लो कॉन्डम। कॉन्डम एक ऐसा प्रकार है जिसको, जो मेल और फीमेल जब रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब संबंध बनाते हैं, तो उस वक्त कॉन्डम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो कॉन्डम उपयोग में लाने के क्या क्या, मतलब फायदे हैं, और कौन ला सकता है? तो पहला, पुरुष द्वारा उपयोग किया जाता है, और दूसरा, गर्भ धारण से बचाव करता है। कौन लगाते हैं? पुरुष द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। दूसरा, गर्भ धारण से बचाव करता है, और कई संक्रमणों से भी सुरक्षा देता है। कई संक्रमणों से भी, यानी कि जब कोई, मतलब अनजान युवक युवतियां जब अनजान व्यक्ति से संबंध बनाने लगती है, या फिर तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसमें अगर हम कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो संक्रमण का खतरा वो बहुत कम हो सकता है। तो कॉन्डम का तस्वीर देख सकते हैं। इस तरह से आप ये वाला सेफ्टी उपयोग कर सकते हैं, जो बिल्कुल सस्ता और सरल है। दूसरा, हम कर सकते हैं कॉपर टी। कॉपर टी खासकर महिलाओं के लिए ये लाया जाता है उपयोग में। तो कॉपर टी लगाने से क्या फायदा होगा? तो कॉपर टी ये महिलाओं के गर्भाशय में लगाया जाता है। जो महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, वहां पर इसको लगाया जाता है, और लंबे समय तक गर्भ धारण को रोके रखता है। लंबे समय तक क्या करता है? गर्भ धारण को रोके रखता है। कॉन्डम में क्या है? कॉन्डम में ऐसा नहीं, इस्तेमाल करो
और फिर नेक्स्ट डे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कॉपर टी में ये है कि आपको एक बार लगाने के बाद आपको लंबे समय तक के लिए आपको फिर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मतलब दिक्कत वाली बात हो, दर्द स्टार्ट हो जाए या फिर उसकी वजह से जख्म बन जाए तो वो हटाना पड़ता है, लेकिन ये सेफ तरीका है जो लंबे समय के लिए। सेकंड जो है कॉपर टी। कॉपर टी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कॉपर टी खासकर महिलाओं के लिए होता है और इसको लगाने का एक फायदा ये होता है कि आप ज़्यादा दिन तक मतलब सेफ रह सकती हैं। ज़्यादा दिन तक के लिए बचाव चाहती हैं तो कॉपर टी पर जा सकती है। हाँ, अगर इसका एक अनसेफ वाला जो सिस्टम होता है, जैसे कि कभी कभी लगाने के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है या फिर कभी कभी जख्म बन जाता है तो इसका आपको निकलवाना पड़ता है। तो या फिर ये काफ़ी लंबे समय के लिए मगर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इसमें जो दूसरा जो है कॉन्डम में इस तरह का नहीं होता है, ये लगाव वाला सिस्टम है, लगाव और फेंको वाला सिस्टम, ये आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। मगर कॉपर में आपको लंबे समय तक के बचाव के लिए जरूरी है कि आप कॉपर पर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये महिलाओं के गर्भाशय में लगाया जाता है और लंबे समय तक गर्भ धारण को रोकने का काम करती है। लंबे समय तक क्या करती है, गर्भ धारण को रोकने का काम करती है, जिससे आपका परिवार नियोजन में बचने का एक तरीका है, बचाव का तरीका है, जनसंख्या को रोकने का एक तरीका है। थर्ड है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां और सुई ली जाती है, जिससे जो पति पत्नी जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें मतलब महिलाओं को खासकर इसको उपयोग में लाया लाया जाना होता है। और ये अंडाणु जो महिलाओं में बनता है उस अंडाणु को अंडो उत्सर्जन को रोकने का काम करती है। मगर इससे कभी कभी ये जो मतलब गर्म होता है तो ये जितना महिलाएं खासकर अवॉइड करती है लेने से, क्योंकि आपको ये प्रतिदिन लेना पड़ेगा या 3 माह में लेना पड़ेगा, 6 माह में, 6 माह में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप तीनों ने देख लिया, 3 प्रकार से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं जो अस्थायी प्रकार है। और परमानेंट इसका कौन सा प्रकार है, तो अब हम चलते हैं परमानेंट कि हमेशा के लिए कौन सा है कि बच्चे 2 के बाद ना हो। ठीक है, अब बच्चों इसका हम स्थायी साधन जान लेते हैं। परमानेंट इलाज क्या है कि जिससे बच्चे हुए ना, 2 के बाद ना हो सके या फिर 3 के बाद ना हो सके, क्योंकि कम परिवार सुखी परिवार होता है। तो परिवार नियोजन में जानेंगे, पहले हमने जान लिया कि अस्थायी साधन कौन कौन से होते हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा स्थायी साधन यानी कि परमानेंट इलाज जो हमेशा के लिए बंद हो जाए। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा नसबंदी। क्या आएगा, नसबंदी, यानी कि छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है पुरुष का, जिसमें पुरुष नसबंदी होता है। पुरुष का नसबंदी किया जाता है और इसमें शुक्रवाहिनी को, जो पुरुष का जो शुक्रवाहिनी जो नली है उसको बांध दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और सेकंड है महिला नसबंदी। महिला का भी मतलब जो नसबंदी होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसके माध्यम से जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है, यानी अंडवाहिनी की जो नलिका है उसको बांध दिया जाता है, जिससे जिससे क्या होता है कि बच्चे बच्चे ना होने का चांस मतलब अच्छे से हो जाता है कि बच्चा अब नहीं होगा। इन दोनों प्रक्रिया एकदम सेफ प्रक्रिया है जिससे परमानेंट इलाज हो जाता है और महिला और पुरुष निश्चिंत होकर अपना मतलब एक तरह से खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं परिवार नियोजन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। परिवार नियोजन के लाभ होने से क्या होगा कि छोटा परिवार रहता है और सुखी परिवार रहता है, क्योंकि इतना महंगाई का दौर चल रहा है, क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी शिक्षा अच्छे से दिलाना, प्लस घर का मेंटेनेंस बनाए रखना, घर का बजट ना बिगड़ पाना, इस तरह से सब फैसिलिटी देने के लिए छोटा परिवार और सुखी परिवार बेहतर होता है। दूसरा इससे क्या लाभ मिलेगा, माँ और बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। तीसरा इससे क्या लाभ मिलेगा, खर्च कम होता है, यानी कि परिवार का बजट बना रहता है। और चौथा क्या है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कितना समझ में आ रहा है हमको बताइए। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आज खत्म हो गया है, इसका पार्ट 2 मैंने कवर करा दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं करा दूंगी और अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आऊंगी। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताओ।
हाँ, लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, क्योंकि जैसे आपका पैसा खर्चा होता है, तो लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो कि किस तरह का मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं इसको इतने अच्छे से समझा दूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ामिनर कहीं से भी पूछेगा ना, तो आपको फिगर के माध्यम से मैंने समझा दिया इतना कि आपको इतना थ्योरी भी नहीं समझ में आ रहा, फिगर के माध्यम से इतना समझा दी हूँ कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसके ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगी, सब्जेक्टिव भी करा दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ लर्न विद रूबी खान के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, बाय बाय।